नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आपका नरेंद्र सिंह सोमवंशी कौटिल्य एकेडमी में। हमारी शतकी पारी का जो सिलेक्शन वाला शतक सीरीज है उसका ये हमारा सेकंड पार्ट है, सेकंड वीडियो है, जो मध्य प्रदेश के कला और संस्कृति के 100 क्वेश्चंस को कवर करेगा। साथ ही साथ इसमें महत्वपूर्ण एमसीक्यू के साथ महत्वपूर्ण जो फैक्ट्स हैं वो हम आपको बताते जाएंगे। तो आप अपनी कलम और रफ या कॉपी लेकर बैठ जाएं और अपना आत्म मूल्यांकन के लिए तैयार हो जाएं और हमारे साथ इस ज्ञान के सागर में गोता लगाने के लिए आगे बढ़ें। दोस्तों, आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे मोबाइल एप्लीकेशन को कौटिल्य एकेडमी नरेंद्र सर के नाम से इंस्टॉल कर सकते हैं, जिसमें आपको ये वीडियो और इसकी पीडीएफ भी मिल जाएंगी। साथ ही पीडीएफ टेलीग्राम चैनल में भी मिलेंगी और यूट्यूब में भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो हम शुरू करते हैं मध्य प्रदेश के कला और संस्कृति संबंधी सेकंड सीरीज, जिसमें हम 100 एमसीक्यू को कवर करेंगे। तो पहला प्रश्न है, विश्व पर्यटन संगठन द्वारा मध्य प्रदेश के किस गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव की प्रतियोगिता में 2020 के लिए नामित किया गया था? तो ये कौन सा गांव है ये बताना है। पर्यटन के क्षेत्र में मध्य प्रदेश अग्रसर है, ठीक। तो इसका एक गांव था लाडपुरा खास, ये निवाड़ी जिले में आता है और निवाड़ी जिला जो है 1 अक्टूबर 2018 को गठित हुआ था और यहाँ का एक गांव है लाडपुरा खास, जो पर्यटन की दृष्टि से बहुत विशेषताओं के लिए जाना जाता है और विश्व पर्यटन संगठन द्वारा इसको नामित लिस्टेड किया गया था। ठीक है, क्या किया गया था? इसको लिस्टेड किया गया था, नामित किया गया था। लेकिन ये प्रतियोगिता में जो पुरस्कार प्राप्त किया था वो पुरस्कार प्राप्तकर्ता पोचमपल्ली गांव था। ठीक है, पोचमपल्ली गांव ये कहाँ है? तेलंगाना में है। तो इस तेलंगाना को इसका श्रेष्ठ गांव का पुरस्कार मिला था, लेकिन मध्य प्रदेश का वो जो गांव था लाडपुरा खास ये नामित हुआ था। तो ये मध्य प्रदेश के लिए अलग स्पेशल बात थी, इसलिए ये महत्वपूर्ण हो जाता है। आगे हम बात करें जनजातीय गौरव दिवस। इन दिनों मध्य प्रदेश सरकार जनजातीय नायकों के सम्मान के लिए, यानी जो इतिहास में सम्मान से वंचित रह गए ऐसे सेना नायकों, ऐसे क्रांतिकारियों का सम्मान करने के लिए प्रतिबद्ध है। उदाहरण है इसका मध्य प्रदेश के इंदौर में भंवर कुआं चौराहा का नाम टांट्या भील के नाम से करना। ठीक है, साथ ही साथ पातालपाली स्टेशन का नाम भी टांट्या भील के नाम से करना। तो जनजाति जब शब्द की बात आती है तो इसमें हमारे मध्य प्रदेश के या भारत के जो जनजातीय नायक थे उनका प्रतिबिंब, उनकी छवि उभर कर आती है। तो एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, जनजातीय गौरव दिवस किसके जन्मदिन पर आयोजित किया जाता है? तो बिरसा मुंडा इनका आंसर होगा। बिरसा मुंडा, इनको जनजातियों में मुंडा जनजाति के नायक थे, इन्हें बिरसा भगवान भी कहा जाता है और ये झारखंड में जन्मे थे। झारखंड में रांची में एक गांव था उली हातू, और उली हातू में इनका जन्म हुआ था। कब हुआ था? तो 15 नवंबर को हुआ था। ठीक है, 15 नवंबर को हुआ था, 1875 को हुआ था। तो 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है। मध्य प्रदेश सरकार की पहल पर मनाया जाता है। पूरे भारत के लिए ये गौरव की बात है। और वर्तमान में जो ये आयोजन हुआ है ये प्रथम बार 2021 से प्रारंभ हुआ है। ध्यान रखिएगा, इसका प्रारंभ 2021 से हुआ है और 2022 में और 23 में भी मनाया जाएगा, हर साल मनाया जाएगा। यहाँ हम बात कर रहे हैं टांट्या भील। टांट्या भील को टांट्या मामा भी कहा जाता है। ये इंडियन रॉबिन हुड कहलाते हैं, अर्थात अमीरों का पैसा जो है लूट करके कैसे भी गरीबों में बांट दिया करते थे, तो रॉबिन हुड कहे जाते थे। और इनका जन्म 20 अक्टूबर 1842 को हुआ। 4 दिसंबर 1889 को इनके शहादत दिवस के दिन ही इनका स्मारक भंवर कुआं चौराहे पर स्थापित किया गया है। और ये निमाड़ में जन्मे थे टांट्या भील। ठीक है, ध्यान रखिएगा, निमाड़ में इनका वेरी गांव में जन्म हुआ था। आगे हम बात करें, ददरहुआ सरकार का मंदिर मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो ददरहुआ सरकार हनुमान जी का नाम है और हनुमान जी का धाम है, ये हनुमान जी को समर्पित है। कहाँ स्थित है? ये स्थित है भिंड जिले में। ठीक है, भिंड जिला मध्य प्रदेश का उत्तरी जिला है और उत्तर प्रदेश से इसकी सीमा लगती है। सर्वाधिक सबसे कम वर्षा वाला स्थान भी है। तो भिंड जिले में ददरहुआ सरकार का मंदिर है और वहां स्थित है। ठीक है, आगे हम बात करें
गुफाएं हैं और उनसे संबंधित महत्वपूर्ण स्थल हैं, उनका मिलान करना है। पांडव गुफाएं कहां से रिलेटेड हैं? तो पांडव गुफाएं रायसेन, उज्जैन, विदिशा, पचमढ़ी। पांडव गुफाएं संबंधित हैं पचमढ़ी से। पचमढ़ी कहाँ है? होशंगाबाद में सतपुड़ा की रानी कहलाता है। मध्य प्रदेश का पहला हिल स्टेशन है, मध्य प्रदेश का पहला बायोस्फीयर रिजर्व भी है। उदयगिरी की गुफाएं विदिशा में हैं और ये उदयगिरी की गुफाएं ब्राह्मण धर्म, जैन धर्म से संबंधित हैं। भर्तृहरि की गुफाएं उज्जैन में हैं। राजा भर्तृहरि जो है विक्रमादित्य के बड़े भाई थे और इनकी स्मृति में यहाँ गुफाएं भी बनाई गई हैं, उज्जैन में हैं। भीमबेटका की गुफाएं रायसेन में हैं। यहाँ लगभग 500 से ज्यादा चित्रित शैलाश्रय भी प्राप्त हुए हैं जो आदि मानव कालीन जो कलाकृति है उसको बताते हैं और 2003 में इसको यूनेस्को सूची में भी शामिल किया गया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इसका मिलान हो जाएगा पहले का चौथा यानी तीसरा ऑप्शन। ठीक, आगे हम बात करते हैं बड़ा महादेव छोटा महादेव मंदिर। बड़ा महादेव छोटा महादेव मंदिर किस जिले में स्थित है? ठीक, तो ये महादेव नाम से जो मंदिर हैं ये नरसिंहगढ़ में है और नरसिंहगढ़ कहाँ है? राजगढ़ में है। ठीक है, नरसिंहगढ़ राजगढ़ में। ठीक है, नरसिंहगढ़ जो है राजगढ़ में है और यहाँ ये नरसिंहगढ़ जो रियासत थी यहाँ खिलजी शासकों का भी शासन रहा है, तो राजगढ़ इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे हम बात करें नेक्स्ट, प्रसिद्ध संगीत सम्राट तानसेन का मूल नाम क्या था? तो दोस्तों तानसेन मूलतः हिंदू थे और इनका जो मूल नाम है वो रामतनु पांडे भी था और तन्ना मिश्र भी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? तन्ना मिश्र या रामतनु पांडे। ठीक है, तो दोनों नाम था इनका, तन्ना मिश्र या रामतनु पांडे। और इनका जो तानसेन नाम था, ये तानसेन नामकरण किसने किया था? तानसेन नामकरण जो किया था वो रीवा के राजा थे, रीवा रियासत के राजा रामचंद्र। तो रीवा रियासत के राजा रामचंद्र थे, इन्होंने क्या कहा? इन्होंने तानसेन नाम दिया था और ये तानसेन अकबर के नौरत्नों में भी शामिल थे। तो अकबर के नौरत्न में शामिल करने के लिए राजा रामचंद्र के दरबार से जलाल खान एक दूत था अकबर का, उसने ले गया था तानसेन को कहा? अकबर की दरबार में, और वहां नवरत्नों में शामिल हुए क्योंकि महान संगीतज्ञ थे, शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में इन्होंने महान ख्याति अर्जित की। ये 7 सुरों के गायक थे। इनको अकबर ने कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि दी थी। तो जो कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट हम मौखिक रूप से बताते चलते हैं उनको आप नोट करते जाएंगे, आपकी सफलता में वो संजीवनी बूटी साबित होगा। यहाँ अपने संगीत में आग लगाने वाले संगीतकार थे तानसेन। कहा जाता है कि दीपक राग गाते समय इनकी जो है मृत्यु हो गई थी। ठीक है, प्रसिद्ध भारतीय कारीगर मोहम्मद यूसुफ खत्री का जन्म कहाँ हुआ था? तो मोहम्मद यूसुफ खत्री का जन्म जो है बाघ में हुआ था। बाघ क्या है? बाघ एक स्थान का नाम है और बाघनी नदी के नाम से इसका नामकरण हुआ है और ये है धार में। धार में इनका जन्म हुआ था और ये बाघ प्रिंट के नाम से जो कला है उसको बिखेरने में इनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इसीलिए मोहम्मद यूसुफ खत्री को बाघ कला का, बाघ प्रिंट कला का जनक कहा जाता है। और ये बाघ कहाँ है? धार में है। बाघ की गुफाएं भी धार में है। बाघ प्रिंट धार के लिए प्रसिद्ध है। ठीक, आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट प्रश्न में, घाटी के ऊपर से देखने में पातालकोट किस आकार का दिखाई देता है? पातालकोट क्या है? छिंदवाड़ा में एक स्थान है जहां भारिया जनजाति का प्रमुख निवास स्थान है और उसको घाटी से ऊपर देखें यानी वो गहरे स्थान पे है तो ऊपर से देखने पर घोड़े की नाल के आकार का दिखाई देता है। तो इसका आंसर होगा क्या? घोड़े की नाल के आकार का दिखाई देता है। ठीक है, आगे हम बात करें नेक्स्ट प्रश्न की, निम्न में से कौन सा कथन पारधी जनजाति के लिए गलत है? यानी असत्य मतलब क्या होता है? गलत। ठीक, कौन सा कथन इसमें से गलत है? तो पहला है पारधी गैरिक वस्त्र धारण करते हैं यानी भगवा। पारधी बंदूक से शिकार करते थे। पारधी जनजाति मध्य प्रदेश की सीधी शहरों में पाई जाती है। पारधी मगरमच्छ आदि से तेल निकालने वाले होते हैं। कौन सा कथन गलत है? तो पारधी गैरिक भी होते हैं, ये भी सही है। पारधी बंदूक से शिकार करते थे तो शिकारी जनजाति है, ये भी सही है। पारधी मगरमच्छ आदि से तेल निकालने वाले होते हैं, ये भी सही है। गलत क्या है? सीधी शहरों में निवास करती है क्योंकि पारधी जनजाति पूर्वी मध्य प्रदेश में नहीं, मध्य मध्य प्रदेश में निवास करती है। कहाँ ये बेसिकली निवास करते हैं? कहाँ ये निवास करते हैं? रायसेन में। ठीक है, रायसेन में और भोपाल में
इसके आसपास, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, ये वाला गलत होगा, बाकी सब सही है, ठीक। आगे हम बात करते हैं, ध्रुपद समारोह का आयोजन कहाँ किया जाता है? ध्रुपद समारोह का आयोजन जो है भोपाल में किया जाता है, ध्यान रखिएगा, ध्रुपद समारोह का आयोजन भोपाल में किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, विदेशिया गायन किस अंचल में गाया जाता है? विदेशिया गायन मुख्य रूप से बघेलखंड अंचल में गाया जाता है। विदेशिया गायन जो होता है ये बघेलखंड अंचल में मिलन और विछोह, ठीक है, मिलन और विछोह का गीत है, गायन है, जो रात्रि के अवसर पर गाया जाता है। और रात्रि के अवसर पर जब इस तरह का वैराग्य संगीत होगा तो उस समय जो भाव जागृत होंगे मिलन और विछोह के, उसको प्रदर्शित करता है विदेशिया गायन। जब उनका नायक एक जो है बाहर चला जाता है कमाने के लिए, तो उसकी पत्नी घर में रहती है, तो उसकी जो पीड़ा है, मार्मिक पीड़ा, उसको इस गाने में बताया जाता है। केशव जयंती समारोह, समारोह है और स्थान के नाम है, इसको हमको मिलान करना है। इसका आंसर क्या होगा? तो केशव जयंती समारोह ओरछा में, केशवदास जो है ओरछा नरेशों के दरबार में भी रहे, ठीक है। कुमार गंधर्व उत्सव कहाँ है? कुमार गंधर्व उत्सव है देवास में, ठीक, ये देवास में रहे, देवास इनकी कर्मस्थली रहा। और कुमार गंधर्व जो है शास्त्रीय संगीतज्ञ भी रहे। और जनजाति फिल्मोत्सव कहाँ किया जाता है? जनजाति फिल्मोत्सव इंदौर में किया जाता है। कृष्णराव समारोह कहाँ होता है? तो कृष्णराव समारोह ग्वालियर में होता है। ऐसे जो प्रमुख समारोह हैं इनको आपको याद करना पड़ेगा भैया, है ना, याद रखना पड़ेगा स्थान का नाम और उससे संबंधित प्रमुख समारोह है, मेले या कोई महान शख्सियत है उनका नाम। तो इस तरीके से जब आप ये चीजें याद रखेंगे तो आपको लिंक करते बनेगा। जैसे केशव जयंती समारोह ओरछा में है, तो ये ओरछा में रहेंगे तो वहां जहांगीर जस चंद्रिका इनकी रचना है, ठीक, क्योंकि जहांगीर का महल भी है ओरछा में। तो इस तरीके से आप कुछ चीजें मिलान कर सकते हैं। केशव दास को कठिन काव्य का प्रेत भी कहा जाता है। उनके काव्य में जो इस तरह के साहित्यिक रचनाओं में इस तरह के साहित्यिक शब्द यूज हुए हैं, प्रयोग हुए हैं, जिनका अर्थ निकालना कठिन है, इसीलिए उनको कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है। और कुमार गंधर्व का कर्मस्थली देवास रहा है। जनजाति फिल्मोत्सव इंदौर में है। कृष्णराव समारोह कहाँ होता है? ग्वालियर में होता है। तो पहले का चौथा और दूसरे का पहला, ठीक, ये वाला आंसर सही हो जाएगा, डी नंबर। नेक्स्ट हम बात करें कि कौन सी रचना चंद्रकांत देवताले की नहीं है, ठीक। तो कौन सी रचना चंद्रकांत देवताले की नहीं है? तो 3 है, एक नहीं है। आपको बताना है कि कौन सी रचना चंद्रकांत देवताले की नहीं है। तो इसमें भूखंड तप रहा है, ये सही है। पत्थर की बेंच, ये भी सही है। दीवारों पर खून से, ये भी सही है। मैं वक्त के सामने, ये गिरिजा कुमार माथुर की रचना है। किसकी है? गिरिजा कुमार माथुर की रचना है, इसलिए ये आंसर गलत हो जाएगा और बाकी सही होंगे, ठीक है। आगे हम बात करें क्वेश्चन नंबर 14। इसमें एक तरफ रचनाएं दी गई हैं और एक तरफ रचनाकार। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन मिलान करेगा। कादम्बरी, बाणभट्ट सही रचना, शिवा बावनी भूषण की रचना, चंबल की छाती गजानन माधव मुक्तिबोध की रचना है, प्रलय सृजन सुमंगल सुमन की रचना है। यानी पूरा मिलान खा रहा है, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट, कुमार गंधर्व ने अपनी कर्मस्थली किसको बनाया था? तो कुमार गंधर्व ने अपनी कर्मस्थली देवास को बनाया था। अपनी अभी हमने चर्चा की पुराने प्रश्न में, तो देवास को अपनी कर्मस्थली बनाया था। रामतनु पांडे को तानसेन की उपाधि किसने प्रदान की थी? इसकी भी हमने पूर्व प्रश्न में चर्चा की कि रामतनु पांडे को रामचंद्र ने, राजा रामचंद्र रीवा रियासत के राजा थे, उन्होंने ये जो उपाधि है प्रदान की थी। नौटंकी नाटक, लोक नाट्य में प्रमुख पात्र को क्या कहा जाता है? नौटंकी एक नाट्य है, बुंदेलखंड बघेलखंड में और उत्तर प्रदेश बिहार क्षेत्र में भी किया जाता है। तो बुंदेलखंड बघेलखंड का नाट्य है और इसमें जो प्रमुख पात्र होता है उसको रंगा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रंगा कहा जाता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। आगे, मध्य प्रदेश का प्रसिद्ध रेवा कुंड कहाँ स्थित है? रेवा नर्मदा नदी का पुराना नाम है रेवा, ठीक। और रेवा कुंड जो है कहाँ स्थित है पूछा गया है। ये मध्य प्रदेश के धार जिले में मांडू में स्थित है। और मांडू कहाँ है? धार में स्थित है, ठीक। मांडू को महलों की नगरी, आनंद की नगरी, सिटी ऑफ जॉय भी कहा जाता है।
और बाज बहादुर रानी रूपमती का महल, ठीक है, बाज बहादुर रानी रूपमती की प्रणय गाथा यानी प्रेम संबंधों की कहानी ये मांडू बताता है। और मांडू को महलों की नगरी यानी जहाज महल, हिंडोरा महल, जहाज कपूर तालाब, मुंज तालाब के बीच, ठीक है, जहाज महल भी है। तो इस तरीके से कई महल हैं, यहाँ कई दरवाजे हैं और उनके लिए विख्यात है। आनंद की नगरी, सिटी ऑफ जॉय भी कहा जाता है, आनंद की नगरी। इसको मुगल काल में सादियाबाद कहा जाता था, ठीक है, क्या नाम जाता था, सादियाबाद। इसका फारसी भाषा में अर्थ होता था सिटी ऑफ जॉय, आनंद की नगरी। तो रेवा कुंड कहाँ स्थित है, मांडू में स्थित है। मांडू में बाज बहादुर ने बनवाया था रानी रूपमती जो रेवा कुंड, ये कृत्रिम झील है एक प्रकार से, क्या है ये, कृत्रिम झील है और इसको बनवाया गया था। ठीक, आगे हम बात करें नेक्स्ट प्रश्न में, मध्य प्रदेश के गुना में मल्हारगढ़ किला, गुना में एक मल्हारगढ़ किला स्थित बावड़ी है, उसका नाम क्या? तो गुना में जो बावड़ी है उसका नाम है दोयाला बावड़ी। क्या नाम है उसका? दोयाला बावड़ी नाम है, ठीक है। आगे हम प्रश्न की बात करें, यहाँ कुछ गुफाएं हैं, उनसे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य को हम जानेंगे और इनका मिलान करेंगे। बौद्ध चित्र के प्राण किस चित्रकला को कहा जाता है? तो इसका आंसर है बाघ की गुफा चित्रकला जो है, इसको बौद्ध चित्र के प्राण कहा जाता है, ठीक है। तानसेन का मकबरा कहाँ है? ग्वालियर में है। और महाराजा छत्रसाल की समाधि कहाँ है? धुबेला छतरपुर में है। बाबा साहबुद्दीन की मजार कहाँ है? नीमच में है। तो ये मिलान आपको ध्यान रखना है, किसको क्या कहा जाता है। बौद्ध चित्र के प्राण किस चित्रकला की विशेषता है? तो बाघ की गुफाएं। बाघ की गुफाएं कहाँ है? धार जिले में है। और तानसेन मकबरा कहाँ है? ग्वालियर में है। तानसेन संगीत समारोह भी होता है ग्वालियर में। महाराजा छत्रसाल की समाधि कहाँ है? तो धुबेला छतरपुर में है। और बाबा साहबुद्दीन का मकबरा या मजार कहाँ है? नीमच में है, ठीक। तो इसका मिलान जो हो जाएगा, पहले का दूसरा, दूसरे का तीसरा, तो और तीसरे का महाराजा छत्रसाल का ये, तो यानी इसका आंसर हो जाएगा 2 3 4 1। हालांकि ये दोनों सेम है, ये 2 3 4 1 वाला सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, माड़ा या मारा की गुफाएं बौद्धकालीन गुफाएं हैं, कहाँ हैं? मध्य प्रदेश के किस जिले में है? तो मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले में है। सिंगरौली जिला मध्य प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला है, जो भारत की जो मध्याह्न रेखा है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा, उससे ये जिला संबंध रखता है, अर्थात वो जिले से वह रेखा गुजरती है मध्य प्रदेश के एकमात्र जिले से। तो सिंगरौली जिला है, सिंगरौली जिले में मारा की गुफाएं हैं, बौद्धकालीन गुफाएं कहा जाता है। आगे हम बात करें, ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? सिंगरौली हो जाएगा। नेक्स्ट, बैगा जाति के संबंध में वासी क्या है? वासी या वासी का संबंध क्या है? तो बैगा जाति अपने भोजन को, उनके भोजन को क्या कहा जाता है? वासी कहा जाता है। उनका भोजन मांस भी होता है, कंदमूल होते हैं, मोटे अनाज होते हैं, और उस भोजन को क्या कहा जाता है? वासी कहा जाता है। बैगा जाति में, गौंड जाति में भी कहा जाता है। तो इस प्रकार से इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा भोजन, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की हम बात करें, कौन से लोकगीत में महाभारत की कथाएं गाई जाती हैं? ठीक, तो कौन से लोकगीत में महाभारत की कथाएं गाई जाती हैं? तो बुंदेलखंड में एक गीत होता है बेराइटा गायन। बेराइटा गायन में महाभारत की जो कथाएं हैं उनको, ये बुंदेलखंड में होता है। बुंदेलखंड में महाभारत की कथाओं को बेराइटा गायन कहा जाता है, ठीक है, और ये गायन में गाई जाती है। आगे हम प्रश्न की बात करें, कौन सी रचना कवि भूषण की नहीं है? तो दोस्तों, कवि जो भूषण है, हिंदी साहित्य के ऐसे कवि हैं जो छत्रसाल दशक, भूषण हजारा, भूषण उल्लास, भूषण दुल्लास, ऐसी महान रचनाओं की रचना की है उन्होंने। और ये बुंदेलखंड के शिवाजी कहलाने वाले महाराजा छत्रसाल के दरबारी भी रहे। तो इनको जो है कहा गया है कि इनकी रचना कौन सी नहीं है। तो हमने बात करी शिवराज भूषण, भूषण हजारा, भूषण उल्लास, ये इनकी तीनों रचनाएं हैं। गंगा लहरी रचना जो है पद्माकर की है। पद्माकर जो है कवि रहे हिंदी के, उनकी रचना है ये गंगा लहरी। किसकी है? पद्माकर की है। तो ध्यान रखिएगा, पद्माकर की रचना कौन सी है?
गंगा लहरी, और बाकी ये भूषण की तीनों रचनाएं हैं। ठीक है, इनका मिलान ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आगे हम बात करें कौन सी, दुश्मनी लाख करो मगर यह याद रहे, जब कभी दोस्त हो जाएं तो शर्मिंदगी ना हो, अर्थात शर्मिंदा ना हो। यह किस लेखक का या किस शायर का कहा गया कथन है या पंक्तियां हैं? तो ध्यान रखना है, ये पंक्तियों का प्रयोग जुल्फिकार अली भुट्टो, इंदिरा गांधी को संबंध में कही गई थी। जुल्फिकार अली भुट्टो कौन थे? तो वो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के संबंध में यह बात कही थी। तो दुश्मनी लाख करो मगर यह याद रहे कि जब कभी दोस्त हो जाए तो शर्मिंदा ना हो, यह किसका कथन है या किसके द्वारा रचित पंक्तियां हैं? इनमें से कौन सा शायर है? तो वह है बशीर बद्र। कौन है ये? बशीर बद्र है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, कौन है वो? बशीर बद्र है। तो इसका आंसर हो जाएगा बशीर बद्र। नेक्स्ट, बालकृष्ण शर्मा नवीन समारोह कहाँ आयोजित होता है? तो मध्य प्रदेश में बालकृष्ण शर्मा नवीन का जो कर्मस्थली है या उनका जो जन्म माना जाता है वो शाजापुर माना जाता है, इसलिए शाजापुर के भयाना नामक गांव से इनका जन्म कहाँ हुआ था? शाजापुर के भयाना नामक गांव में हुआ था। ठीक, और ये 1897 में हुआ था, ध्यान रखिएगा। और यही जो है इनका बालकृष्ण शर्मा नवीन हिंदी साहित्य के प्रमुख कवि, प्रमुख लेखक रहे, साहित्यकार रहे। तो इनका समारोह कहाँ मनाया जाता है? शाजापुर में। ठीक है, शाजापुर ध्यान रखिएगा। शाजापुर जो है उज्जैन संभाग में आता है और खंडवा में नर्मदा नदी पर एक प्रसिद्ध द्वीप है और इस स्थल को क्या नाम दिया गया है? ध्यान रखिएगा। खंडवा को क्या कहा जाता है? पूर्वी निमाड़। ठीक है, और खंडवा बुरहानपुर को गांजा उत्पादक जिला भी कहा जाता है। खंडवा खरगोन को जो है सफेद कपास यानी सुनहरे जिले कहा जाता है, कपास के लिए उत्पादन के लिए फेमस है। और खंडवा में कृषि उपकरण बनाने की फैक्ट्री है। खंडवा में मिर्च भी ज्यादा होती है। तो इस प्रकार से वहां नर्मदा नदी पर एक पर्यटन के रूप में एक द्वीप बनाया गया है, उसका नाम है हनुवंतिया टापू। तो हनुवंतिया टापू एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल बनाया गया है, ध्यान रखिएगा। हनुवंतिया टापू इसका आंसर हो जाएगा। आगे हम बात करें नेक्स्ट प्रश्न की, स्वर साम्राज्ञी के नाम से प्रसिद्ध गायिका लता मंगेशकर। तो लता मंगेशकर भारत में प्लेबैक सिंगर यानी पार्श्व गायिका के क्षेत्र में एक ऐसी शख्सियत है जिन्होंने लंबे दशक तक सिनेमा में और संगीत के क्षेत्र में अपनी पहचान बनाई और भारत में जो संगीत है उसको दुनिया भर में प्रसिद्ध किया। इन्होंने मध्य प्रदेश में जन्म लिया और मध्य प्रदेश से जन्म लेकर इनके पिताजी चूंकि दीनानाथ मंगेशकर भी एक कवि थे, एक गायक थे और इनको गायकी जो है विरासत में मिली। पूरी दुनिया में इन्होंने नाम कमाया। तो पूछा गया है कि इनकी जन्मस्थली कहाँ है? तो इनकी जन्मस्थली है लता मंगेशकर की मध्य प्रदेश में, और मध्य प्रदेश में कहाँ है? इंदौर में। इनका जन्म हुआ था 28 सितंबर को जन्म हुआ था 1929 में, और इनका निधन इसी साल हुआ है, पिछले साल 6 फरवरी 2022 को मुंबई में निधन हुआ। तो ध्यान रखिएगा, ये प्लेबैक सिंगर थी और इन्होंने बहुत ज्यादा गानों को गाया है। 2001 में इनको भारत रत्न भी मिला है। ठीक, 2001 में भारत रत्न, तो ध्यान रखिएगा 2001 में भारत रत्न इनको दिया गया है। नेक्स्ट, एक भारतीय आत्मा के उपनाम से किसे जाना जाता है? तो ऐसे कौन से कवि लेखक हैं हिंदी साहित्य के जिनको एक भारतीय आत्मा के नाम से जाना जाता है? तो वो हैं माखनलाल चतुर्वेदी। माखनलाल चतुर्वेदी हिंदी साहित्य के ऐसे कवि लेखक हैं जिन्होंने राष्ट्र प्रेम, ओज गुण संपन्न कई रचनाओं की रचना करी है, जैसे हिम किरीटनी, हिम तरंगिणी, युग चरण, समर्पण, और इसके अलावा इन्होंने जो सबसे प्रमुख रचना करी है पुष्प की अभिलाषा। पुष्प की अभिलाषा इनकी प्रमुख रचना है। ठीक है, पुष्प की अभिलाषा, और ये बिलासपुर सेंट्रल जेल में लिखी गई थी। कहां लिखी गई थी? तो बिलासपुर सेंट्रल जेल में। ठीक है, बिलासपुर जेल छत्तीसगढ़ में है, वहां इन्होंने गिरफ्तारी के समय ये रचना करी थी पुष्प की अभिलाषा। उसमें
जो शहादत है उसको नमन किया गया है। शहीदों के बारे में कही गई पंक्तियां हैं कि मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर तुम देना फेंक, मातृभूमि पर शेष चढ़ाने जिस पथ जाएं वीर अनेक। ठीक है, तो इन्होंने कई प्रकार से भारत की आत्मा को, एकता को जागृत करने वाली साहित्यिक रचनाएं रची, इसीलिए इनको एक भारतीय आत्मा के नाम से जाना जाता है। इन्होंने महात्मा गांधी के योगदान को परिलक्षित करते हुए कहा था कि दे दी हमें आजादी बिना खड़क बिना ढाल, साबरमती के संतों ने कर दिया कमाल। ठीक है, गाना ही बना है। इन्होंने कहा था कि उठो कारा बनाओ इस गरीबी को, रहो मत दूर हमसे निकट आओ, बड़े गहरे लगे हैं घाव सदियों के, ममता भर के इन्हें सहलाओ। छल्ला उत्सव किनके द्वारा मनाया जाता है? छल्ला उत्सव स्थानीय रूप से जनजातीय परंपराओं में जो अविवाहित पुरुष हैं यानी युवक, उनके द्वारा छल्ला उत्सव जो है मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा। ठीक, आगे हम बात करें मध्य प्रदेश के उत्सव और समारोह के रूप में सही युग्म का चयन करें तो ध्यान से देखें कौन सा युग्म सही होगा। रामलीला उत्सव सागर में, सुभद्रा कुमारी चौहान समारोह जबलपुर में, लोकरंग समारोह उज्जैन, टेपा समारोह भोपाल, कौन सा इसमें से सही होगा? ठीक, गलत है 3, एक सही है, उसमें से बताइए। तो इसमें से जो सही है, गलत को पहले चयन कर लेते हैं। टेपा समारोह उज्जैन में होता है और ये भोपाल लिखा है इसलिए गलत हो जाएगा। लोकरंग समारोह जो है भोपाल में होता है, उज्जैन लिखा है इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। अब सुभद्रा कुमारी चौहान समारोह जबलपुर में होता है, ये सही है। रामलीला उत्सव जो है ये भोपाल में होता है, दतिया में होता है। ठीक है, इसलिए ये जो है गलत हो जाएगा। तो सही कौन सा है? सुभद्रा कुमारी चौहान समारोह जबलपुर। इन्होंने झंडा सत्याग्रह में अपने पति लक्ष्मण सिंह चौहान के साथ नेतृत्व किया था झंडा सत्याग्रह में, और माखनलाल चतुर्वेदी के साथ भी इनका संबंध रहे साहित्यिक रूप से। इस प्रकार से इनकी कर्मस्थली जबलपुर रही और जबलपुर में सुभद्रा कुमारी चौहान संगीत समारोह आयोजित किया जाता है। छाहुर जो है कहाँ का लोक नाट्य है? तो छाहुर एक लोक नाट्य है, इसमें नृत्य भी किया जाता है और जो संवाद है, कला है, उसको प्रकट किया जाता है शारीरिक गतिविधियों के माध्यम से और डांस के माध्यम से। ये छाहुर लोक नाट्य है बघेलखंड का। ठीक, यहाँ कृषक जातियों द्वारा प्रमुख रूप से किया जाता है। किसके द्वारा? कृषक जातियों के द्वारा। ठीक है, खेती की खुशी में मनाया जाता है छाहुर। आगे चलते हैं। बैगा आदिवासियों द्वारा प्रेम प्रसंग पर आधारित कौन सा नृत्य है? तो बैगा जनजातियों द्वारा प्रेम प्रसंग पर आधारित जो लोक नृत्य है उसमें से है बलमा नृत्य। प्रेम प्रसंग पर आधारित है, ध्यान रखिएगा कौन सा नृत्य है वो? बलमा नृत्य है। ठीक है, ये बलमा नृत्य प्रेम प्रसंग पर है, बैगा जनजाति के संबंध में है। आगे हम बढ़ें। मेला, कुछ मेले हैं उनसे संबंधित जिलों के नाम हैं और आपको बताना है कि कौन सा मेला किस जिले से संबंध रखता है। तो आप भी अपने अनुसार इसमें आंसर को टिक करें और लास्ट में 100 क्वेश्चंस का ही आंसर का मूल्यांकन करेंगे कि आपके कितने सही हो रहे हैं। शिवरात्रि का मेला, भगवान शिव जी के विवाह के उपलक्ष्य में शिवरात्रि का पर्व मनाया जाता है। तो शिवरात्रि का मेला इनमें से कहाँ आयोजित होता है बताना है। तो शिवरात्रि का मेला आयोजित होता है अमरकंटक में। ठीक, कालूजी महाराज का मेला पिपलिया खुर्द खरगोन में, सोनागिरी का मेला दतिया में और महामृत्युंजय मंदिर है रीवा में। और यहाँ महामृत्युंजय मेला का भी आयोजन किया जाता है महाशिवरात्रि के अवसर पर, बसंत पंचमी के अवसर पर। ठीक है, महाशिवरात्रि में और बसंत पंचमी में। ठीक है, बसंत पंचमी में भी आयोजित किया जाता है। तो महामृत्युंजय का मेला, इस प्रकार से इसका मिलान हो जाएगा 4, 1 और 2, 3। 4, 1, 2, 3 इसका आंसर चौथा हो जाएगा। आगे हम बढ़ते हैं। नीमच में जावद और मनासा किसके लिए फेमस है? तो नीमच एक जिला है, मध्य प्रदेश का पश्चिमी जिला है, मंदसौर का पड़ोसी जिला है और चट्टान चित्रकारी के लिए फेमस है। किसके लिए फेमस है ये? नीमच किसके लिए फेमस है? चट्टान चित्रकारी के लिए। जावद और मनासा उसके स्थान है, वहां ये कला फेमस है, चट्टान चित्रकारी। आगे बढ़ते हैं। पिसनहारी की मढ़िया, पिसनहारी की मढ़िया किस संप्रदाय का धार्मिक समुदाय से संबंधित है? मतलब किस धार्मिक समुदाय से संबंधित तीर्थ स्थल है? तो पिसनहारी की मढ़िया जो है जैन धर्म से संबंधित है और ये जैन धर्म से संबंधित है दिगंबर जैन से। ठीक है, ध्यान रखिएगा, दिगंबर जैन। तो दिगंबर जैन संप्रदाय से संबंधित है। पिसनहारी की मढ़िया जबलपुर में है
कहाँ है ये? तो जबलपुर में है, ध्यान रखिएगा, नोट कर लीजिएगा। जबलपुर में पिसनहारी की मढ़िया है, घूमने जाएं। जैन धर्मों का लिए विशेष रूप से तीर्थ स्थल है या घूमने प्रसिद्ध स्थान है। आगे है कुछ नायक, सेना नायक हैं और उनसे संबंधित जो प्रमुख स्थल हैं उनको हम देखेंगे। भीमा नायक का पूछा गया है कि कौन सा स्थान से संबंध रखते हैं, यानी इनका जन्म कहाँ हुआ था। तो ये जो स्थान एक तरफ लिखे हैं उनके जन्म स्थान से संबंध रखते हैं। भीमा नायक का जन्म हुआ था पंचमोहाली खरगोन में। खाज्या नायक ये भी आदिवासी नायक थे, इनका जन्म हुआ था सांगली ग्राम में। टांट्या भेल का भी जन्म हुआ था खरगोन में वीरी ग्राम में। और पेमा फात्या जो है इनका जन्म हुआ था झाबुआ में। ये जो पेमा फात्या जो है वहां की जो कला है उसके प्रमुख माने जाते हैं और ये झाबुआ से संबंध रखते हैं, झाबुआ में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, तो आगे हम बढ़ते हैं। वेदमती शैली की लोकगीत का संबंध किस लोक गायन से है? तो ध्यान रखिएगा, इनमें से जो पंडवानी गायन है इसकी शैली का उदाहरण है कापालिक शैली और वेदमती शैली। कौन कौन सी शैलियां हैं? पंडवानी की, कापालिक शैली और वेदमती शैली। ठीक है, ध्यान रखिएगा कौन कौन सी शैलियां हैं इसमें। तो एक वेदमती शैली है और एक है कापालिक। ठीक है, एक है कापालिक। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, गढ़कुंडा का किला कहां पर स्थित है? ध्यान रखिएगा, गढ़कुंडा का किला किस स्थान पर स्थित है? तो गढ़कुंडा का किला स्थित है टीकमगढ़ जिला में। ठीक है, टीकमगढ़ जिला जो है उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा बनाता है। टीकमगढ़ जिले से निवाड़ी जो है 1 अक्टूबर 2018 को निवाड़ी जिला बना है। टीकमगढ़ से अलग होकर पृथ्वीपुर, ओरछा, निवाड़ी 3 तहसीलों को अलग होकर टीकमगढ़ से बना है। और यही जो है गढ़कुंडा का किला स्थित है। रहस्यमयी किला है इसलिए फेमस है, परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। आगे हम बात करें, अबूझ माड़िया आदिवासियों का प्रमुख पर्व कौन सा है? तो अबूझ माड़िया आदिवासियों का जो प्रमुख पर्व है वो है काकसार। ठीक है, यहाँ ये लोग, इनका एकांत पर्व है, एकांत में रहने का युवक युवतियों का। तो इस प्रकार से ये काकसार जो है इनका प्रमुख पर्व है, ये मनाया जाता है। आगे हम बात करें, मध्य प्रदेश का इंद्रगढ़ पुरा स्थल कहां से संबंधित है? तो इंद्रगढ़ पुरा स्थल जो है मध्य प्रदेश में कहां स्थित है? इंद्रगढ़ मध्य प्रदेश का वह पुरा स्थल है जहां से इतिहास और संस्कृति दोनों का ज्ञान होता है और यह मध्य प्रदेश के मंदसौर में स्थित है। मंदसौर का पुराना नाम दसपुर भी रहा है। यहाँ से मालवा नरेश यशोधर्मन का दसपुर अभिलेख भी प्राप्त हुआ है। यहाँ सूर्य मंदिर के निर्माण का साक्ष्य मिलता है। ठीक है, और पशुपतिनाथ मंदिर भी कहाँ है? मंदसौर में स्थित है। मंदसौर में स्लेट बनाने का कारखाना भी है। ध्यान रखिएगा, मंदसौर बहुत फेमस है। कुछ साल पहले गोलीकांड हुआ था किसानों के ऊपर, तो सरकार पर भी विपरीत प्रभाव पड़ा था। तो मंदसौर किस किस चीज के लिए फेमस है वो महत्वपूर्ण ध्यान रखने वाली बातें हैं। आगे है कुछ महान शख्सियतों की समाधि मजार, तो उसका स्थान बताना है, कहाँ से रिलेटेड है। तो शहाबुद्दीन की मजार ये है नीमच में। रानी लक्ष्मीबाई वीरांगना 1857 की नायिका, इनकी समाधि है ग्वालियर में। रानी दुर्गावती की समाधि जबलपुर में। सवाई सिंह की समाधि छतरपुर में। तो ध्यान रखिएगा, पहले का मिलान हो जाएगा चौथे से और दूसरे का हो जाएगा तीसरे से। तो चौथा और तीसरा ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आप अपने आंसर्स को भी देखते जाएं कि आपके कितना सही हो रहे हैं। किस संग्रहालय में सोने से रंगा दरबार हाल मिला है? तो बहुत महत्वपूर्ण है, किस म्यूजियम में सोने से रंगा दरबार हाल, ठीक है, सभा स्थल कहाँ मिला है? तो ये 1874 में बनाया गया था जय विलास पैलेस। ठीक है, क्या बनाया गया था? जय विलास पैलेस। और यह सिंधिया वंश का महत्वपूर्ण महल था। ठीक, और ये 1874 में जीवाजी राव सिंधिया के द्वारा बनवाया गया था। यही जो है सोने से रंगा दरबार हाल मिलता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा?
जीवाजीराव सिंधिया संग्रहालय ग्वालियर। ठीक है, ये जय विलास पैलेस में बहुत सारे कमरे हैं, लगभग माना जाता है कि इसमें 400 कमरे हैं, जिसमें से 40 को म्यूजियम बना दिया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बहलोल लोक नृत्य अन्य किस नाम से जाना जाता है? जो भी उत्तर भारत के लोग हैं, विशेषकर बघेलखंड क्षेत्र में मध्य प्रदेश के, वहां बहलोल एक लोक नृत्य है। और ये जो है कब मनाया जाता है? जिस घर में लड़के की शादी होती है, ठीक है, तो जब उसकी बारात चली जाती है घर से, तो उसकी बारात घर से जब चली जाती है, तो वहां की महिलाओं के द्वारा रात में जो है जिस लोक नृत्य लोक नाट्य का आयोजन किया जाता है, उसको बहलोल या जिंदवा कहते हैं। इसमें महिलाएं ही दूल्हा दुल्हन बन जाती हैं और बहुत सारी ये जो पारंपरिक लोक नृत्य क्रिया है उसको संपन्न करती हैं। तो जिंदवा या बहलोल कहाँ है? ये बघेलखंड में है, प्रमुख रूप से मध्य प्रदेश में। ध्यान रखिएगा कहाँ से रिलेटेड है ये? बघेलखंड में। आगे बढ़ते हैं। शेक्सपियर पुरस्कार 2 बार सम्मानित साहित्यकार कौन से हैं? तो शेक्सपियर पुरस्कार से सम्मानित साहित्यकार, इनमें से हमने बात करी थी झांसी की रानी, कविता की लेखिका सुभद्रा कुमारी चौहान। ठीक है, प्रयाग में इनका जन्म हुआ था, खंडवा में लक्ष्मण सिंह चौहान के साथ इनका ब्याह हुआ था, और जबलपुर में इन्होंने अपनी कर्मस्थली बनाई। असहयोग आंदोलन से जुड़ी सेठ गोविंद दास के साथ, लक्ष्मण सिंह चौहान के साथ झंडा सत्याग्रह और असहयोग आंदोलन में हिस्सा लिया, महात्मा गांधी के आंदोलन में। आगे हम बात करें किस साहित्यकार की मृत्यु दीपक राग गाने से हो गई थी? तो कौन सा साहित्यकार था, कौन सा संगीतज्ञ था जिसकी मृत्यु दीपक राग ऐसा राग होता था जो जिसके गाने से आसपास रखे हुए दीपक तक जल उठते थे, तो इनका शरीर भी जल उठा था, इसलिए इनकी मृत्यु हो गई। कौन ऐसे साहित्यकार या संगीतज्ञ रहे? वो है तानसेन। इनको कहा जाता है कि 7 सुरों में प्रवीण थे, और कहा जाता है कि जो दरबार में रहते थे अकबर के कुछ षड्यंत्रकारी, उन्होंने कहा कि दीपक राग इनसे गवाया जाए और इनकी जो प्रतिभा है इनकी मृत्यु के साथ ही समाप्त हो जाए। तो तानसेन जो है दीपक राग से मृत्यु हो गई थी इनकी। और ये ध्रुपद गायन, ख्याल गायन सब में प्रवीण थे। ठीक है, मियाँ की मल्हार, मियाँ की टोड़ी, मियाँ की सारंग, ऐसी कई रागों की रचना इन्होंने करी थी। तो तानसेन, इसके संबंध में और भी हम आगे प्रश्नों में बात करेंगे महत्वपूर्ण फैक्ट्स की। आगे बढ़ते हैं। लाठी और भैंस किसकी रचना है? किस साहित्यकार की प्रसिद्ध रचना है लाठी और भैंस? तो बताइए किसकी रचना है लाठी और भैंस? ये है मध्य प्रदेश के मुल्ला रमूजी। ठीक, मुल्ला रमूजी गुलाबी उर्दू शैली के ये प्रमुख प्रश्न पूछा भी गया था। गुलाबी उर्दू शैली एक रचना की शैली होती है, गुलाबी उर्दू शैली, जिसके रचनाकार मुल्ला रमूजी हैं, और इन्होंने लाठी और भैंस की रचना करी है। ये रचना है उनकी प्रसिद्ध, ध्यान रखिएगा। आगे हम बढ़ते हैं। गजानन माधव मुक्तिबोध फेलोशिप किस क्षेत्र में दी जाती है? ठीक है, तो गजानन माधव मुक्तिबोध हिंदी साहित्य के प्रमुख साहित्यकार रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि साहित्य के क्षेत्र में दी जाती होगी। थोड़ा सा आप ट्रिक लगा भी सकते हैं। आपको बताना है कि इनका जन्म कहाँ हुआ था। गजानन माधव मुक्तिबोध की प्रमुख रचनाएं और इनका जन्म कहाँ हुआ था, कमेंट बॉक्स में आप जो है अपना आंसर दे सकते हैं। आगे हम बढ़ते हैं। आफ्ताब-ए सरोद की उपाधि किस संगीतज्ञ को प्रदान की गई थी? आफ्ताब-ए सरोद की उपाधि किस संगीतज्ञ को प्रदान की गई थी? तो सरोद वादन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण ख्याति अर्जित करी थी उस्ताद हाफिज अली खान ने। इनको जो है आफ्ताब-ए सरोद की उपाधि दी गई थी। ध्यान रखिएगा, आफ्ताब-ए सरोद। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। निम्न में से भील जनजाति से क्या संबंधित है? तो भील जनजाति से कौन सा तथ्य संबंधित है? तो इनमें से ये तीनों संबंधित है। कैसे? भोपा क्या होता है? तो भोपा जो होता है, गमेती जो होता है, दापा जो होता है, उनमें से आप बताएंगे कि जो भोपा होता है वो तांत्रिक क्रिया करने वाले होते हैं। ठीक है, झाड़ फूंक करने वाले, और झाड़ फूंक जिसको हम कहते हैं ओझा, तो इनको हम कहते हैं भोपा। गमेती जो होता है वो ग्राम प्रधान होता है, जिसके हम आज सरपंच कहते हैं अपने क्षेत्रों में, तो इनका अपना एक गमेती होता है। दापा क्या होता है? दापा दहेज है, दहेज, लेकिन ये वधु पक्ष की तरफ से नहीं दिया जाता, वर पक्ष की तरफ से दिया जाता है। तो वधु मूल्य, जिसको क्या कहा जाता है? वधु मूल्य। आजकल जो शादी होती है उसको वर मूल्य कहते हैं, वर को दिया जाता है दहेज, और ये जो है वधु मूल्य। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
मालवा उत्सव का आयोजन कहाँ किया जाता है? मालवा कहाँ है? मालवा पश्चिम मध्य प्रदेश का हिस्सा है। इंदौर, उज्जैन ये बड़े संभाग हैं जहाँ ये मालवा के जिले हैं, भोपाल सहित। ये उत्सव कब से प्रारंभ हुआ? 1951 से प्रारंभ हुआ है। ध्यान रखिएगा, कब से प्रारंभ हुआ है? 1951 से प्रारंभ हुआ है। कहाँ कहाँ किया जाता है? तो ये किया जाता है इंदौर में, उज्जैन में और मांडू में। कहाँ किया जाता है? 3 स्थानों में, इंदौर, उज्जैन, मांडू। मांडू कहाँ है? धार में, ठीक है। इसको सादियाबाद कहा जाता था, आनंद की नगरी कहा जाता है और महलों की नगरी भी कहा जाता है, ठीक। नर्मदा की पहाड़ी, नर्मदा के दर्शन यहाँ से होते हैं। ये विंध्याचल की वादियों में बसा हुआ शहर है। कौन सी रचना बाणभट्ट की है? बताइए, कौन सी रचना बाणभट्ट की है? बाणभट्ट एक संस्कृत साहित्य के नाटककार, रचनाकार रहे हैं। इनकी रचना पूछा गया है कौन सी रचना है? तो इन तीनों रचनाओं में से इनकी सभी रचनाएं, चंडी शतक भी है, पार्वती परिणय है, मुकुटतादी तक है, उपरोक्त सभी, ठीक। ये जो है बाणभट्ट जो है, इनके द्वारा कादम्बरी दुनिया का पहला उपन्यास था और कादम्बरी पूर्ण होने से पहले ही बाणभट्टराव जी का देहांत हो गया था। इसका वर्णन इसमें किया गया है, ठीक है। और बाणभट्ट जो है कवि हर्षवर्धन के दरबार में थे। इन्होंने हर्षचरित भी लिखा है, ठीक। तो ध्यान रखिएगा, हर्षवर्धन अंतिम हिंदू सम्राट था, उसके दरबार में रहे बाणभट्ट। आगे बढ़ते हैं। कौन सा मध्यकालीन साहित्यकार का वास्तविक नाम घनश्याम था? तो बताइए कौन से साहित्यकार का नाम था? इनका नाम था भूषण, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? भूषण। बाकी भूषण जी के बारे में हमने बहुत सारी बातें पिछले प्रश्न में कर ली है। कौन सी रचना बाल कवि बैरागी की नहीं है? यहाँ हम कुछ प्रश्नों की जो पुनरावृत्ति आपको देखने को मिलती है, डिस्कशन में लगभग कुछ चीजें समरूप हैं, मेल खाती हैं, तो वो आपकी तैयारी को बूस्टर प्रदान करने के लिए क्वेश्चंस को बनाया गया है। और आप अपने जो क्वेश्चंस हो कमेंट में दे भी सकते हैं, और जो महत्वपूर्ण फैक्ट्स हम बताते हैं मौखिक रूप से लिखवाते हैं, उसको आप नोट करते जाइएगा। आगामी परीक्षाओं में आपके लिए यह शॉर्ट तरीके से बहुत अच्छा साबित होने वाला सेशन है। और कौन सी रचना बाल कवि बैरागी की नहीं है ये बताना है आपको। तो इसमें से पार्वती और यशोदा, ये कामता प्रसाद गुरु की रचना है। कामता गुरु, ठीक, कामता प्रसाद गुरु, तो इनकी रचना है। बाकी ये तीनों रचनाएं बाल कवि बैरागी की हैं, ठीक। भाभी रक्षक देश सारा देश हमारा, चंदा, चांद में धब्बा। आगे बढ़ते हैं। परमार शासक राजा भोज किस ग्रंथ की रचना करी थी? तो परमार वंश के राजा जो भोज थे, उन्होंने कौन सी रचना करी थी? ये पूछा गया है, तो बताना है आपको सरस्वती कंठाभरण, ठीक है। कौन सी रचना है इनकी? सरस्वती कंठाभरण है। राजा भोज विद्वान शासक थे। इन्होंने अपने दरबार में कई विद्वानों को, लगभग 500 विद्वानों को आश्रय दिया था। इसीलिए इनकी मृत्यु के बाद एक उक्ति प्रचलित हो गई थी कि अब राजा और विद्वान, ठीक है, दोनों निराश्रित हो गए। तो इनकी रचना प्रमुख है सरस्वती कंठाभरण। बाकी राम रसायन जो है पद्माकर की रचना है, रामचंद्रिका जो है केशवदास की रचना है, कादम्बरी जो है बाणभट्ट की रचना है। तो इनकी रचना ये हो जाएगी, ठीक है। ये नहीं होगी, ये भी नहीं होगी और ये भी नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं। शारीरिक गतिविधियों का प्रदर्शन किसमें होता है? तो बघेलखंड में एक लोकनाट्य होता है अखाड़ा, ठीक है, उसमें शारीरिक गतिविधियों का प्रदर्शन होता है। अखाड़ा एक प्रकार से कुश्ती की जैसी विधा होती है। आगे हम बढ़ते हैं। कौन सा लोक नृत्य पुरुष प्रधान लोक नृत्य होता है? तो बताना है आपको कौन सा पुरुष प्रधान लोक नृत्य है। तो पुरुष प्रधान लोक नृत्य है सैला। ये जो है प्रमुख रूप से बैगा जनजातियों में और गोंड जनजाति में किया जाता है। तो ये पुरुष प्रधान नृत्य है, सैला नृत्य, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। गणगौर किस देवी देवता की पूजा की जाती है गणगौर पर्व में? तो इसमें जो पूजा की जाती है, कौन से भगवान की पूजा की जाती है? तो बताना है इसमें शिव और पार्वती की पूजा की जाती है गणगौर में, ठीक है। और गौरी पुत्र गणेश आपको पता ही है, गौरी पुत्र गणेश कौन है? गौरी पुत्र यानी भगवान गणेश को गौरी पुत्र भी कहा जाता है। तो पार्वती गौरा देवी ये संबंध है। तो ये गणगौर पर्व शिव और पार्वती संबंधित है। किसके द्वारा किया जाता है? तो मुड़िया जनजाति से किया जाता है। ध्यान रखिएगा, मुड़िया जनजाति द्वारा ये पर्व किया जाता है, आयोजित किया जाता है, पूजा की जाती है। आगे बढ़ते हैं। बरमान घाट का मेला, बरमान घाट का मेला कहाँ लगता है? बताइए, बरमान का मेला कहाँ लगता है? तो बरमान का मेला मध्य प्रदेश में लगता है। मध्य प्रदेश में किस जिले में लगता है? मध्य प्रदेश में लगता है नरसिंहपुर में, ठीक है। कहाँ लगता है ये? नरसिंहपुर में। नरसिंहपुर कहाँ है?
तो नरसिंहपुर है जबलपुर के पास, जबलपुर संभाग में, और ये नरसिंहपुर में गाडरवाड़ा एक स्थान है जहां बरमान घाट का मेला लगता है। ठीक है, बरमान का मेला लगता है। नरसिंहपुर जो है मध्य प्रदेश में अरहर उत्पादन में प्रथम स्थान है, गन्ना में भी प्रथम स्थान है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। इसमें से पूछा गया है कुछ उपनाम है और उनसे संबंधित नाम है, उनको बताना है। सतपुड़ा की रानी किसका उपनाम है? सतपुड़ा की रानी पचमढ़ी का नाम है, क्योंकि पचमढ़ी जो है सतपुड़ा पर्वत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, 1350 मीटर है, और ये पचमढ़ी है, ध्यान रखिएगा। और इसको हिल स्टेशन भी कहा गया है। मध्य प्रदेश का पहला बायोस्फीयर रिजर्व भी है, 1999 में इसको जैव मंडल रिजर्व घोषित किया गया है। बहुत सारी चीजें हम मौखिक रूप से बता देते हैं, इसको आप वीडियो में रिप्ले करके नोट कर लिया करिएगा। सतपुड़ा की रानी पचमढ़ी को कहा जाता है, 1350 मीटर ऊंचाई है और 1999 में बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया था। ठीक है, और यहाँ बहुत सारे जलप्रपात भी हैं, यहाँ पांडव गुफाएं भी हैं। ठीक, रजत जलप्रपात, डचस जलफाल जलप्रपात, यहाँ कई जलप्रपात हैं। अमरकंटक क्या है? अमरकंटक मैकल पर्वत की ऊंची चोटी है। ठीक है, मैकल पर्वत की ऊंची चोटी कौन सी है? अमरकंटक। यहीं से नर्मदा नदी का उद्गम होता है, सोन नदी का उद्गम होता है और जोहिला नदी का उद्गम होता है। सांची, सांची कहाँ है भाई? सांची रायसेन में है। यहाँ अशोक, सम्राट अशोक द्वारा अशोक स्तूप की रचना करी गई थी। जो महात्मा बुद्ध के जो 2 शिष्य हैं, सारिपुत्र, महामोदगलायन, उनकी अस्थियों के अवशेष रखे गए हैं। सांची का स्तूप ध्यान रखिएगा, भारत के बड़े स्तूपों में एक है। वराह अवतार की झांकी कहाँ मिलती है? तो उदयगिरी की गुफाओं में। उदयगिरी कहाँ है? विदिशा में। तो ध्यान रखिएगा, उदयगिरी कहाँ है? विदिशा, जहां वराह अवतार की झांकी या उनकी प्रतिमा देखने को मिलती है तो उदयगिरी की गुफा में मिलती है। तो पहले का आंसर हो जाएगा चौथा, इसका आंसर ये वाला सही हो जाएगा, बी नंबर। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में बिलौवा की गुफाएं, मध्य प्रदेश में बिलौवा की गुफाएं कहाँ स्थित है? ध्यान रखिएगा, मध्य प्रदेश में बिलौवा की गुफाएं ग्वालियर से संबंधित है। कहाँ स्थित है ये? ग्वालियर में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। पर्यटन विकास निगम, मध्य प्रदेश पर्यटन विकास निगम का प्रमुख आदर्श वाक्य क्या है? बताइए। तो मध्य प्रदेश में जो प्राकृतिक सौंदर्य है यानी वन, और कला और संस्कृति, मतलब जो हमारे यहाँ की जो पारंपरिक कलाएं हैं, त्योहार हैं, पर्व हैं, स्थानीय जनजातीय समुदाय की जो संस्कृति है, उसके कारण हमारा मध्य प्रदेश कई मायनों में पूरे भारत में ही नहीं पूरे विश्व में अपनी पहचान को बिखेर रहा है। वर्तमान में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट भी आयोजित हो रही है, जिसमें 65 से ज्यादा देश हमारे मध्य प्रदेश में इंदौर में आए हुए हैं। यहाँ की संस्कृति को जानने समझने के लिए हमारे जो मध्य प्रदेश की संस्कृति विभाग है, वो भी इस जो प्रवासी भारतीय उनको दिखाने का प्रयास किया जा रहा है, निवेश को आकर्षित करने का प्रयास किया जा रहा है। तो मध्य प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए इसका एक आदर्श वाक्य भी निश्चित किया गया है। वो क्या है? वो आदर्श वाक्य है अतुल्य भारत का हृदय, द हार्ट ऑफ इनक्रेडिबल इंडिया। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ये मोटो है, आदर्श वाक्य है अतुल्य भारत का हृदय। आगे बढ़ते हैं। आपको इसके पहले प्रश्न में जो हमने पर्यटन के बारे में बताया, आपको बताना है कि मध्य प्रदेश की पर्यटन मंत्री कौन है, भारत की केंद्रीय पर्यटन मंत्री कौन है। ठीक है, मध्य प्रदेश के किस जिले का जौहर कुंड फेमस है? तो जौहर कुंड किस जिले का फेमस है भाई? तो मध्य प्रदेश में चंदेरी में है जौहर कुंड। ठीक है, जौहर कुंड क्या होता था? मुगल काल में, जैसे आपको पता है कि रानी लक्ष्मीबाई अपने सतीत्व की रक्षार्थी, अपनी आत्म स्वाभिमान की रक्षा के लिए उन्होंने कटार भोंक कर अपनी मतलब आत्म बलिदान कर दिया था। उसी प्रकार जब हमारे देश में राजपूत शासन काल था और मुगल काल था, उस समय जो राजपूत स्त्रियां हुआ करती थी, वो इस्लाम शासकों के हाथों न आए, अर्थात उनके पति की मृत्यु हो जाए तो वो फिर किसी मुसलमान शासक के यहाँ जाकर पटरानी ना बने, उनसे विवाह ना हो, अपने आत्म सतीत्व की रक्षार्थ वो राजा के मर जाने पर जौहर में मतलब एक आग का कुंड हुआ करता था, कुआं हुआ करता था, उसमें किले के अंदर सारी जो महिलाएं हुआ करती थी उसमें कूद जाकर आत्मदाह कर लेती थी, उसी को जौहर कहा जाता था। और जौहर कुंड उसको कहा जाता था जिसको आग का कुआं हमने बताया। ठीक है, तो ये चंदेरी के किले में मिलता है, इसका साक्ष्य प्रसिद्ध है और वहां देखा जा सकता है। ठीक है, आगे, चांद का मुंह टेढ़ा है, ये रचना किसकी है? बताइए। हिंदी के किस रचनाकार की रचना है? चांद का मुंह टेढ़ा है, भूरी भूरी खाक धूल, ये रचना है गजानन माधव मुक्तिबोध की। आपको बताना है गजानन माधव मुक्तिबोध का जन्म कहाँ हुआ था। ठीक, आगे बढ़ते हैं। सतकाय किसकी प्रसिद्ध रचना है? सतकाय
तो बताइए सतकाय किसकी प्रसिद्ध रचना है? तो इनमें से 4 ऑप्शन है, 4 में से पहला ऑप्शन भर्तृहरि, इनकी रचना है सतकाय। ठीक, 3 रचनाएं इन्होंने करी थी, नीति शतक और वैराग्य शतक और नीति शतक, वैराग्य शतक, श्रृंगार शतक, ये 3 रचनाओं को प्रमुख रचना इन्होंने करी थी भर्तृहरि, इसीलिए इनको कहा जाता है शतक त्रयी। ठीक है, शतक त्रयी भी कहा जाता है इन तीनों रचनाओं को। तो भर्तृहरि जो है विक्रमादित्य के बड़े भाई थे और इन्होंने अपनी पत्नी या प्रेमिका के विछोह में वैराग्य शतक की रचना कर डाली थी। आगे बढ़ते हैं, सुमेलित करना है, कुछ जनजातियों से संबंधित तथ्य हैं। सुअर पूजक कौन सी जनजाति है? तो सुअर पूजक जनजाति है बैगा। ठीक, कोलेरियन समूह की जनजाति है कोल जनजाति, घुमंतु जनजाति है बंजारा, तंत्र मंत्र के संबंध में काम करने वाली जनजाति है भारिया। तो पहले का तीसरा ये ऑप्शन सही हो गया। ठीक, आगे बढ़ते हैं, मृगेंद्रनाथ की गुफाएं मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? मृगेंद्रनाथ की गुफाएं मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। कहां स्थित है? रायसेन जिले में स्थित है। ध्यान रखिएगा, रायसेन भोपाल के पास का जिला है जहां से बेतवा नदी का उद्गम होता है, कुमरा गांव रायसेन से। और रायसेन जो है मंडीदीप कारखाना है अशोकनगर में, रायसेन में, मंडीदीप में। अनुपराग किसके द्वारा लिखी गई रचना है? अनुपराग जो है किसकी, अनुपराग की रचना किसने करी थी? कुमार गंधर्व ने। कुमार गंधर्व कहां से संबंधित है? देवास से संबंधित है। ठीक है, इनका जन्म वैसे बेलगांव में हुआ था, लेकिन ये मध्य प्रदेश के देवास इनकी कर्मस्थली रहा है। ठीक, इनकी रचना हो जाएगी और ये देवास से रहे, देवास इनकी कर्मस्थली है। कुमार गंधर्व समारोह देवास में ही होता है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, माखनलाल चतुर्वेदी जी किस कृति पर उन्हें देव पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? उनकी प्रसिद्ध रचना हिम की रेटनी, हिम की रेटनी के लिए उनको जो है इस पुरस्कार से नवाजा गया था। आगे बढ़ते हैं, मध्य प्रदेश के किस जिले में मुमताज का देहांत हुआ था? तो किस जिले में मुमताज का देहांत हुआ था? मुमताज का देहांत हुआ था कहां? बुरहानपुर में। ठीक, बुरहानपुर में मुमताज की कब्र है। और कौन थी मुमताज महल? मुमताज महल शाहजहां की पत्नी थी। ठीक, शाहजहां कौन था? शाहजहां जो है जहांगीर का पुत्र था। ठीक, और इसकी पत्नी जो है मुमताज महल थी। मुमताज महल के अंतिम प्रसव 14वीं संतान कहा जाता है, जन्म लेना था, उसी प्रसव पीड़ा में इनकी मृत्यु हो गई थी। और शाहजहां इनकी स्मृति में यानी इनके याद में प्रेम प्रतीक स्वरूप ताजमहल बनवाया। तो जो हम लोग ताजमहल का दर्शन करने जाते हैं वो मुमताज महल की याद में बनवाया गया था। ठीक है, आगरा में स्थित है। लेकिन ये मुमताज महल का देहांत कहाँ हुआ था? बुरहानपुर में हुआ था, ध्यान रखिएगा। किस पर्यटन स्थल में से ग्वालियर में कौन सा स्थल स्थित है? बताइए, कौन सा स्थल स्थित है ग्वालियर में? तो ग्वालियर में कौन सा स्थल इसमें से स्थित है? इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय भोपाल में स्थित है। छत्री बाग कहाँ है? छत्री बाग इंदौर में स्थित है। अशोक स्तंभ कहाँ स्थित है? अशोक स्तंभ स्थित है सारनाथ वाराणसी में। गौस मोहम्मद का मकबरा कहाँ स्थित है? गौस मोहम्मद का मकबरा ग्वालियर में स्थित है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। गौस मोहम्मद खां का मकबरा कहाँ है? ये तो भोपाल में है। ठीक, इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय। छत्री बाग कहाँ है? इंदौर में है। ठीक, अशोक स्तंभ कहाँ है? वाराणसी में है, सारनाथ में। कहाँ है ये? वाराणसी सारनाथ में। ठीक, जहां से हमारे सिक्कों में और नोट में और भारत का जो प्रतीक चिन्ह है वो स्तंभ अंकित है। और अशोक स्तंभ ये सारनाथ वाराणसी से ही प्रधानमंत्री हमारे सांसद हैं। गौस मोहम्मद का मकबरा कहाँ है? तो ये ग्वालियर में है। ठीक, ग्वालियर में गौस मोहम्मद खां का मकबरा है। गौस मोहम्मद तानसेन के गुरु थे, तानसेन का भी मकबरा यही है। ठीक, इनके गुरु के मकबरे के बगल में ही इनका मकबरा है। तानसेन का मकबरा कहाँ है? ग्वालियर में, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, पूर्व ऐतिहासिक शैलाश्रय के लिए प्रसिद्ध आदमगढ़ पहाड़ियां किस जिले में स्थित हैं? तो आदमगढ़ कहाँ स्थित है? आदमगढ़ स्थित है होशंगाबाद में। होशंगाबाद का वर्तमान में नाम हो गया है नर्मदापुरम जिला। और इस संभाग में 3 जिले हैं, नर्मदापुरम संभाग नाम है, जिसमें से बैतूल, हरदा, होशंगाबाद 3 जिले आते हैं। तो आदमगढ़ शैलाश्रय प्राचीन अति मानवकालीन कुछ कलाकृतियां या शैलाश्रय दिखाई देते हैं, ये होशंगाबाद में स्थित है। होशंगाबाद का वर्तमान नाम आप क्या बोलेंगे? नर्मदापुरम। आगे बढ़ते हैं, बघेलखंड
राजी बाजी विवाह किस जनजाति से संबंधित है? तो राजी बाजी विवाह भारिया जनजाति से संबंधित है। ध्यान रखिएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा? भारिया जनजाति। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बघेलखंड कि भूमिया बैगा आदिवासियों का प्रमुख नृत्य कौन सा नृत्य है? तो इनका भूमिया बैगा आदिवासियों का प्रमुख नृत्य है अटारी नृत्य, बघेलखंड में है। और ये बघेलखंड की जो जनजाति है, शहडोल, ठीक है, उमरिया, सीधी, यहाँ की जो जनजातियां हैं भूमिया बैगा, उनका नृत्य है अटारी नृत्य। नेक्स्ट, रीना नृत्य किस जनजाति का पारंपरिक नृत्य है? तो रीना जो नृत्य है वो गोंड जनजाति का क्या है? पारंपरिक नृत्य है। और गोंड जनजाति मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में प्रमुख रूप से निवास करती है। एक बैगा जनजाति का लोक नृत्य कौन सा है? तो बैगा जनजाति का लोक नृत्य है सुआ नृत्य। ठीक है, तो यहाँ आप एक ट्रिक याद रख सकते हैं, 2 अक्षर है बैगा में, 2 अक्षर है सुआ में, तो सुआ नृत्य किससे रिलेटेड होगा? बैगा जनजाति से। आगे बढ़ते हैं। हाथरसी शैली का संबंध किस लोक नाट्य से है? तो एक नौटंकी है, नौटंकी लोक नाट्य है। और हाथरसी शैली लोक नाट्य नौटंकी संबंधित एक किसकी शैली है? कानपुरी। ठीक, कानपुरी शैली और हाथरसी शैली 2 शैलियां हैं। ठीक, एक ये हो गई और दूसरी ये हो गई। ध्यान रखिएगा, नौटंकी यहाँ का लोक नाट्य है, उत्तर प्रदेश में प्रमुख रूप से मनाया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किस चित्रकला का उद्देश्य घर में आने वाली बाधाओं और संकटों को रोकना है? बताइए, इनमें से कौन सी चित्रकला है जो घर में संकट को रोकने के लिए बनाई जाती है? इसका आंसर है सवनाही। ये मालवा में और बुंदेलखंड में। ठीक है, ये प्रमुख रूप से कब? मालवा में और बुंदेलखंड में सवनाही मतलब सावन में। ठीक है, सावन मास में ये किया जाता है। और सावन मास में भगवान शिव का जलाभिषेक भी होता है। ठीक, तो इस प्रकार से सवनाही पर्व में संकट को दूर करने के लिए चित्रकला का प्रयोग किया जाता है। ठीक, मध्य प्रदेश सिंधी अकादमी का मुख्यालय कहाँ है? तो आपको पता होना चाहिए कि हमारे संविधान में 22 मान्यता प्राप्त भाषाओं को प्रावधान किया गया है। मूलतः 14 भाषाएं थी, बाद में संशोधन के साथ 22 हो गई हैं। उनमें से एक सिंधी भाषा भी है। तो सिंधी भाषा के उन्नयन के लिए, इसके साहित्य की रचना के लिए, इसको प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए ये जो सिंधी अकादमी का मुख्यालय है भोपाल में 1983 में स्थापित किया गया था। ध्यान रखिएगा, ठीक है, कब स्थापित किया गया था? 1983 में स्थापित किया गया था। आगे बढ़ते हैं। किस जिले में कलेही देवी का मेला लगता है? तो जिला है पन्ना। कौन सा जिला है वो? पन्ना जिला में कलेही देवी का मेला लगता है। ये काली देवी से संबंधित है, पन्ना जिले में है। पन्ना कहाँ है? छतरपुर के पास, बुंदेलखंड में स्थित है। आगे, कौन से स्थान को दक्षिण भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है? तो दक्षिण का द्वार या दक्षिण का कुंजी कहा जाता है असीरगढ़ किले को। असीरगढ़ का किला एक अभेद्य किला था, कहा जाता था कि इसको जो जीत जाएगा वही दक्षिण में प्रवेश करेगा। ठीक है, तो दक्षिण का प्रवेश द्वार असीरगढ़ को कहा जाता है। असीरगढ़ कहाँ है? बुरहानपुर में स्थित है। ठीक है, बुरहानपुर में। और बुरहानपुर में असीरगढ़ का किला किसने बनवाया था? अहीर राजा आसा या अहीर राजा। ठीक है, तो इसने बनवाया था असीरगढ़ का किला, एक अभेद्य किला था। ठीक, आगे बढ़ते हैं। कोहबर किस क्षेत्र की लोक चित्रकला है? तो कोहबर जो है प्रमुख रूप से बघेलखंड की लोक चित्रकला है। कोहबर जो है जब शादी विवाह होता है उसके दूसरे दिन इसको जो है रंगों के माध्यम से, कुमकुम के माध्यम से जो है दीवार में बनाया जाता है। कोहबर उसका प्रतीक है। तो ये बघेलखंड में प्रमुख रूप से किया जाता है। ध्यान रखिएगा। किस चित्रकार को मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 96 में कालिदास सम्मान से अलंकृत किया गया था? वो चित्रकार हैं सैयद हैदर रजा। कौन है वो? सैयद हैदर रजा। ठीक है, ये मंडला में इनका जन्म हुआ था और सैयद हैदर रजा को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। आगे बढ़ते हैं। किसके चित्रों में शालीन परिवेश में नारी को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है? तो ये आंसर है इनका, शालीन परिवेश में नारी का चित्रण नारायण श्रीधर बेंद्रे इनकी रचना में किया गया था। आगे, ओरछा उत्सव कहाँ मनाया जाता है? ओरछा उत्सव जो है किस स्थान से संबंध रखता है? ओरछा उत्सव मनाया जाता है निवाड़ी में, माखनलाल चतुर्वेदी समारोह खंडवा में, दुर्लभ वाद विनोद समारोह भोपाल में। एक प्रकार से डिबेट है। अलाउद्दीन खां संगीत समारोह सतना, सतना में कहा? मैहर में। ठीक है, और
अगर ये पूछा जाए अलाउद्दीन खान संगीत अकादमी कहाँ है, तो ध्यान रखिएगा, डाउट ना होइएगा, कंफ्यूज ना होइएगा। अगर अलाउद्दीन खान संगीत अकादमी पूछे तो भोपाल बताएंगे, और समारोह पूछे तो मैहर, मैहर में कहाँ, सतना में। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। ये पहाड़गढ़ गुफा चित्र किस स्थान की चट्टानों में पाए जाते हैं? तो पहाड़गढ़ गुफा चित्र आसन नदी है मुरैना में, वहां जो है इस प्रकार के चित्र चट्टानों में पाए जाते हैं। चट्टान में कलाकृति दिखाई देती है। आसन नदी कहाँ है? मुरैना में। मुरैना कहाँ है? मध्य प्रदेश का सबसे उत्तरी सीमा वाला जिला है मुरैना। ठीक, आगे बढ़ते हैं। जबलपुर में स्थित महत्वपूर्ण किला कौन सा है? तो जबलपुर में मदन महल फोर्ट स्थित है, और इसकी स्थापना जो है गोंड राजा मदन शाह ने करी थी। किसने की थी? गोंड शासक का नाम था मदन शाह। मदन शाह कब की थी? 1199 में। 1199 ईस्वी के आसपास, यानी 1200 ईस्वी के आसपास जो है इसका निर्माण कराया था, जबलपुर में कराया था, राजा मदन शाह ने कराया था। ध्यान रखिएगा, गोंड शासक थे, है ना। आगे बढ़ते हैं। राजा नल और दमयंती की प्रणय गाथा। तो राजा नल और दमयंती, राजा नल की प्रेमिका थी दमयंती, और उनके बीच की जो प्रणय गाथा का प्रतीक एक स्थान है वो है नरवर का किला। नरवर का किला कहाँ है? शिवपुरी में है। तो राजा नल की राजधानी था नरवर, इसलिए नरवर का किला बनवाया था उन्होंने, और ये दोनों जो है संबंधित है, शिवपुरी से संबंधित है। राजा नल और दमयंती की प्रणय गाथा, नरवर का किला। ठीक, राजा नल और दमयंती। ठीक है, ध्यान रखिएगा, राजा नल और दमयंती की प्रेम प्रसंग का प्रतीक। आगे बढ़ते हैं। दमोह में पहाड़ी किला कहाँ स्थित है? दमोह में पहाड़ी किला जो है सिंगौरगढ़ में स्थित है। सिंगौरगढ़ जो है सिंग्रामपुर का नाम भी है। सिंगौरगढ़ का किला कहाँ स्थित है? दमोह में स्थित है, दमोह में पहाड़ी में। कर्नल मार्टिन द्वारा किस मंदिर का पुनर्निर्माण किया गया था? तो कर्नल मार्टिन द्वारा बैजनाथ महादेव मंदिर का पुनर्निर्माण किया गया था। ध्यान रखिएगा, कौन सा मंदिर है वो? बैजनाथ मंदिर कर्नल मार्टिन द्वारा किया गया था। ये कहाँ स्थित है? आगर मालवा में। कहाँ स्थित है ये? आगर मालवा में। आगर मालवा जो है 51वां जिला था। ध्यान रखिएगा, 51वां जिला था मध्य प्रदेश का। कब निर्मित हुआ था, कब बना था? 16 अगस्त 2013 में। किससे अलग हुआ था? शाजापुर से। ठीक है, किससे अलग हुआ था? ये शाजापुर से अलग होकर बना था आगर मालवा, और यही है बैजनाथ महादेव मंदिर, जिसका निर्माण कर्नल मार्टिन ने कराया था। आगे बढ़ते हैं। कौन सी जनजातियां मध्य प्रदेश में पाई जाती हैं? बताइए कौन सी जनजातियां पाई जाती हैं? मुंडा, उरांव, संथाल। संथाल तो नहीं पाई जाती, ये जोड़ा गलत। बैगा, सहरिया, गोंड, ये सही हो सकता है। माड़िया, भील, गोंड, संथाल भी नहीं पाई जाती। खारिया, माड़िया, गोंड, उरांव, तो इनमें से खारिया नहीं पाई जाती, इसलिए गलत हो जाएगा। बचेगा बैगा, सहरिया, गोंड, ये वाला बी आंसर सही होगा। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कौन सी जनजाति पारधी जनजाति की उपजाति है? बताएं। पारधी जनजाति एक शिकारी जनजाति है, जिसको बहेलिया कहा जाता है। लंगोटी पारधी वो होते हैं जो वस्त्र के रूप में केवल लंगोट धारण करते हैं। गोसाई पारधी वो होते हैं जो भगवा वस्त्र धारण करते हैं। ठीक है, भगवा वस्त्र और ये लंगोट धारण करते हैं। और बंदर वाला बंदर को नचाते हैं। ठीक, बंदर लेकर इनका व्यवसाय बिजनेस है, नाटक कराते हैं और पैसा अर्जित करते हैं। तो ये उनकी उपजातियां हैं। आगे बढ़ते हैं। रामायण काल में कौन सी जनजाति का उल्लेख है रामायण में? तो बताइए रामायण की रचना किसने करी है? आपको कमेंट में बताना है रामायण की रचना किसने करी संस्कृत में। ठीक है, बाद में उसका हिंदी अनुवाद रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने किया है 7 सर्गों में। तो कौन सी जनजाति का उल्लेख रामायण में है? कोल का भी है, भील का भी है, गोंड का भी है, यानी तीनों का है। ध्यान रखिएगा। ठीक, ये जो कोल है इसका मल्लाह के रूप में उपयोग है। केवट का उल्लेख था ही, लेकिन ये 3 जनजातियों का उल्लेख रामायण में। ध्यान रखिएगा। महर्षि वाल्मीकि ने रामायण की रचना करी थी। लोहासुर किस जनजाति का प्रमुख देवता है? तो लोहासुर जो है आगरिया जनजाति की देवता है। उनका कहा जाता है, उन्होंने कहा कि हमारे जो लोहा की भट्टी है, आग की भट्टी, उसमें हमारे देवता लोहासुर निवास करते हैं, क्योंकि हम लोहे का काम करते हैं, तो हमारा जो है आजीविका इसी से चलती है, इसलिए हमारे भगवान जो है हमें आजीविका प्रदान करते हैं। कौन सा विकल्प बघेलखंड की चित्रकला से रिलेटेड है? तो बताइए बघेलखंड की चित्रकला से कौन सा संबंधित है? तो बताइए आप। नेक्स्ट, छठी चित्र। बच्चे की छठवें दिन जन्म के बाद मनाया जाता है तिलंगा चित्र।
शादी के समय न्यूरन में भी उसी के समय। तो इस प्रकार से तीनों संबंधित हैं इससे। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में बुधनी घाट किस कला के लिए फेमस है? तो मध्य प्रदेश में जो बुधनी घाट है ये प्रमुख रूप से आपका फेमस है हस्तशिल्प कला के लिए। ठीक है, ये प्रमुख रूप से किसके लिए फेमस है? हस्तशिल्प कला के लिए। आगे बढ़ते हैं। संदीपनी आश्रम अवस्थित है। संदीपनी आश्रम कहाँ है? तो गुरु संदीपनी कौन थे? गुरु संदीपनी भगवान कृष्ण के और सुदामा के गुरु थे संदीपनी आश्रम, और ये है स्थित आपका उज्जैन में। कहाँ स्थित है ये? उज्जैन में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। भवभूति के शासक के दरबारी कवि थे? तो आपको बताना है कि भारत का मिल्टन किसे कहा जाता है? भारत का मिल्टन। ठीक, भारत का मिल्टन किसे कहा जाता है? तो भारत का मिल्टन किसको कहा जाता है? किस कवि को कहा जाता है? भवभूति किस शासक के दरबारी कवि थे बताना है आपको। तो भवभूति यशोवर्मन के, कन्नौज के राजा थे यशोवर्मन, कन्नौज के राजा थे यशोवर्मन, उनके दरबार में रहे भवभूति। और भवभूति की रचनाएं हैं मालती माधव, उत्तर रामचरित। ठीक है, और इन्होंने मतलब इनको जो है भारत का मिल्टन भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। भर्तृहरि की किस रचना में धन अहंकार की निंदा की गई है? तो धन अहंकार की निंदा की गई है, यानी अधिक धन ना रखें, अहंकार ना करें, ऐसी बातें किस में आएंगी? नीति में आएंगी, तो नैतिकता में आएंगी। तो इस प्रकार से इनका जो तीसरी रचना है नीति शतक, उसमें इन्होंने इसकी रचना करी है। और भर्तृहरि हमने बताया कि विक्रमादित्य के बड़े भाई थे, उन्होंने बाद में संन्यास ले लिया और जंगलों में अपना रचनाएं करने लगे, और इस प्रकार से तीसरे आश्रम में प्रवेश करके अंत में अपना जीवन त्यागा। तो इस प्रकार से हमारा ये मध्य प्रदेश का कला और संस्कृति के 100 MCQ की सीरीज यहीं समाप्त होती है। आगे हम नए प्रश्नों की 100 प्रश्नों की सीरीज लेकर फिर से नए वीडियो में शामिल होंगे, और आप इसको देखते रहिए, रिवाइज करते रहिए, महत्वपूर्ण तथ्यों को मिलान करते रहिए, और कुछ आपके सुझाव हों सादर आमंत्रित हैं, आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।